होप यू विल ऑल बी फाइन। ठीक है। और कल हमने पढ़ा था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट ही है, एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। और जो एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आज हमारे पास जो टॉपिक है, द टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, और यू कैन से अकाउंटिंग फॉर द नॉन करंट एसेट्स। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो है ना नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं वो हमने पढ़े थे कि नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं बिजनेस के, उनको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो हमारे पास हैं कि आपके एसेट्स जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो हमारे पास होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिन्हें हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा अरसा की हो। ठीक है। अब ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या हैं, आगे हमने इनको कैसे कैसे ट्रीट करना है। पहले तो हमने सिंपली ये देखा था कि हमारे जो भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनको वहां पर लिख देते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमने पढ़ा था कि लैंड एक नॉन करंट एसेट है, बिल्डिंग एक नॉन करंट एसेट है। ठीक है। इसी तरह आपके पास फर्नीचर है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हैं, हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उसके बाद जो प्लांट्स हैं या हम उन्हें मशीनरी कहते हैं, मशीनरी, दीज आर ऑल नॉन करंट एसेट्स। मशीनरी। ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अब जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं क्योंकि इनकी लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक एसेट है, उसकी लाइफ है, जैसे कि एक मशीन है। तो मशीन की जो लाइफ होती है, मशीन हमने फॉर एग्जांपल हमने ले ली $10,000 की। ठीक है। और उसकी जो लाइफ है वो लाइफ हमारे पास फॉर एग्जांपल उसकी है 5 years, 5 साल। तो हम क्या करते हैं, हम इस मशीन को 5 साल यूज करते हैं और हम इस मशीन को हर साल थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं। तो हम इसकी कितनी कॉस्ट को हम इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ये हमारे पास नॉन करंट एसेट है, हम इसकी कितनी कॉस्ट को एज अ एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट हर साल ट्रीट करेंगे। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है कि अगर एक 5 साल है क्या एसेट है, तो उसको 5 साल की कॉस्ट, उस पे 5 साल में उसको कैसे हमने एक्सपेंस आउट करना है। अगर एक एसेट हम 10 साल यूज कर रहे हैं तो 10 साल पे उसे कैसे हमने उसको एक्सपेंस आउट करना है। इसके लिए हमारे पास जो चीज़ है, टर्म यूज होती है, वो टर्म होती है हमारे पास, जो टेक्निकल टर्म यूज होती है इस एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करने के लिए, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होती है, ये क्या चीज़ है, इस टर्म को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले आप लोगों को। ठीक है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। डेप्रिसिएशन यू कैन से अ सिस्टमैटिक एलोकेशन of cost of non-current asset over its useful life। ठीक है। अब देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है
कि दिस इज अ सिस्टमेटिक एलोकेशन। एलोकेशन जो होती है वो हमारे पास होती है कि आपने किसी चीज को डिवाइड करना है, ठीक है। एलोकेट करना मतलब डिवाइड करना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जो नॉन करंट एसेट होता है उसकी कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं या एलोकेट कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन। सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो डिवाइड करना है, कॉस्ट को डिवाइड करना है, वो आपने कोई मेथड यूज करके करना है। आपने क्या करना है, मेथड यूज करना है। आप एलोकेशन करेंगे, एलोकेशन बाय यूजिंग मेथड, सम मेथड। आप कोई मेथड यूज करेंगे, फिर आप इसको क्या करेंगे, इसको एलोकेट करेंगे। अब वो मेथड भी हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। जो नॉन करंट एसेट है उसकी कॉस्ट को आपने क्या करना है, सिस्टमेटिकली कोई फार्मूला यूज करके, कोई मेथड यूज करके उसको क्या करना है, एलोकेट करना है। और इट्स यूजफुल लाइफ, उसकी यूजफुल लाइफ जितनी है उस पे। यूजफुल लाइफ ये भी हो सकती है कि एक एसेट आपने लिया और एसेट को आपने कहा कि हम इसे अगले 10 साल यूज करेंगे, तो वो उसकी यूजफुल लाइफ होगी। एक एसेट आप लेते हैं और कहते हैं कि हमने अगले 8 साल इसमें को बिजनेस में यूज करना है, तो यूजफुल लाइफ 8 years होगी, ठीक है। अब वो जो 8 साल या 10 साल जो आप एसेट यूज करेंगे, उसकी जो टोटल कॉस्ट है एसेट की, वो 8 या 10 साल पे आपने स्प्रेड कर देनी है। उसको क्या कर देना है, जो कॉस्ट आएगी आपकी उसको एसेट की, उसको 8 या 10 साल पे आपने स्प्रेड कर देना है। दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन जो होती है उसको हमने कहा सिस्टमैटिक एलोकेशन है। इट मींस देयर मस्ट बी सम मेथड, मेथड होना चाहिए। अब वो मेथड कौन सा होगा, किस मेथड के तहत करेंगे। आपका डेप्रिसिएशन का जो पहला मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन method, this is the first method of allocating cost of a non-current asset over its useful life. The second method is reducing balance method. ये हमारे पास सेकंड मेथड है। जो थर्ड मेथड है वो हमारे पास है revaluation method. Revaluation depreciation method. There are three methods for charging depreciation, ठीक है। अब ये तीनों मेथड्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है, वन बाय वन पढ़ेंगे। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन हम करते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की कोई रीजंस क्या होती हैं जी, हम क्यों चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, तो वो रीजंस भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि रीजन कौन कौन सी हो सकती हैं, रीजंस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्या हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एसेट की कॉस्ट को हम सिस्टमेटिकली एलोकेट करते हैं और इट्स यूजफुल लाइफ, तो वो उसकी रीजंस क्या हैं, क्यों करते हैं। नंबर वन ये है कि आपके पास जो वियर एंड टीयर होती है कि आपने एसेट जो है वो इस्तेमाल किया और एसेट जो है वो उसके साथ साथ टूट फूट का शिकार होता गया। जैसे आप बिल्डिंग लेते हैं तो बिल्डिंग जो होती है उसमें जो उसका प्लस्तर होता है वो डैमेज होता रहता है। उसकी जो ईंटें होती हैं, जो उन ब्रिक्स, उनकी लाइफ जो है वो रिड्यूस होती रहती है, ठीक है। तो वो डैमेज होती रहती हैं, ये चीज़ें, टाइल्स डैमेज होती रहती हैं। इसी तरह आपने कोई गाड़ी ली है तो गाड़ी विद द पैसेज ऑफ टाइम एज इट इज तो नहीं रहेगी, जैसे आप नई परचेज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वियर एंड टीयर होती रहती है। एक रीजन ये होती है। दूसरे नंबर पर ये होती है कि आपके पास ना ऑब्सोलिसेंस,
ऑब्सोलिसेंस का मतलब यह है कि आपका एसेट एक्सपायर हो जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता, ऑब्सोलीट हो जाता है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है या नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये भी एक रीज़न होता है। उसके बाद आपके पास जो है ना चेंज इन टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे कि आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो जो टाइम गुजरता जा रहा है आईटी ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, तो वो पुराने अब सुलीट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है, तो ये भी एक रीज़न होती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की एक रीज़न ये भी होती है, जैसे कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके ये जो प्लांट्स हो गए या आयरन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको जंग लग जाता है, ठीक है, तो वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, वो भी एक रीज़न होती है, ठीक है। तो ये रीजंस होती हैं डेप्रिसिएशन की। फिर हम आते हैं मेथड्स की तरफ के हमारे पास ना, एक तो आपने जब क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन में पहली चीज आपने देखनी है मेथड कौन सा है, दूसरे नंबर पर आपने देखनी है कि पॉलिसी क्या है मैथ डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। ये दो चीजें आप नोट डाउन करेंगे, इसको पैरेलल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए कि आपने जब भी डेप्रिसिएशन करनी है दो चीजें देखनी है, एक चीज देखना है कि मेथड कौन सा है, ठीक है, दूसरे नंबर पर आपने देखनी है कि पॉलिसी कौन सी है। जो पॉलिसी होती है डेप्रिसिएशन की वो एक होती है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ठीक है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, ठीक है, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, ये पहली पॉलिसी होती है। सेकंड ये हो सकता है कि प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज यूज्ड, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ये दोनों क्वेश्चंस में मैं यूज करूंगा एग्जांपल्स में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगी एग्जांपल्स में ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखें, हम जब डेप्रिसिएशन करते हैं तो डेप्रिसिएशन जो होगी उसके लिए जो सिंपल जो एंट्री होगी पहली, ठीक है, जर्नल एंट्री, वो क्या होगी, जब भी डेप्रिसिएशन होगी जर्नल एंट्री विल बी द सेम। जर्नल एंट्री ये होगी कि हमेशा आपके पास डेबिट जो होगा वो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। जैसे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रखा था, इसीलिए इसी तरह हम यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी रखेंगे। ये जर्नल एंट्री होगी हमेशा, ठीक है, कि हमारे पास एक तरफ एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा और दूसरी तरफ प्रोविजन इंक्रीज हो जाएगी। प्रोविजन इज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ लाइबिलिटी, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इसको हमने लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जो मेथड होगा, मेथड इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशंस इम्पोर्टेंट है कि आपने कैलकुलेशंस कैसे करनी है, एग्जाम में भी कैसे कैलकुलेशंस करनी है। पहला जो मेथड है वो हम यहाँ पर ना स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं, ये सिंपल मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जब हम यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन का मतलब है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि एक ही वैल्यू है, एक ही डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसमें आपने जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें आपने ये देख लेना है कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन होता है
उसमें जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका आपने फॉर्मूला कैसे लगाना है, ठीक है। उसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे ना इसमें, तो उसके लिए आपको दो फार्मूलाज यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट इज गिवन, यूजफुल लाइफ जो है नॉन करंट एसेट की वो क्वेश्चन में अगर गिवन है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। इफ यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट इज नॉट गिवन, ये आपको गिवन नहीं है, ठीक हो गया। अगर तो यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में गिवन है तो आप फार्मूला जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला जो होगा वो आपका फार्मूला होगा कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू अब क्या चीज होती है ये आपको मैं बताता हूँ। डिवाइडेड बाय आप इसको कर देंगे यूजफुल लाइफ, तो आपके पास डेप्रिसिएशन निकल आएगी, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक हो गया। जो हमारे पास जो कॉस्ट है वो भी क्वेश्चन में गिवन होगी, तो रेजिडुअल वैल्यू जो होती है ये क्या चीज होती है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल का मतलब होता है जो बच जाए। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, जो एट द एंड आपके पास बच जाए। तो आपके एसेट जो होता है वो आपके फॉर एग्जांपल उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर। आपने कहा था कि जब हमने आपने परचेज किया आपने कहा हम 10 साल यूज करेंगे। 10 साल के एंड पे उसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी, इन अदर वर्ड्स उस स्क्रैप में कितने का सेल हो जाएगा एसेट, ठीक है। 20,000 का, 4,000 का, 2,000 का, 1,000 का, दैट वैल्यू इज नोन एज रेजिडुअल वैल्यू। कि आपका एसेट है, आपने परचेज किया है, आपने उसको यूज करना है और एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ उसकी कितनी वैल्यू रह जाती है, दैट वैल्यू इज नोन एज रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, हम इसको उसमें से कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं कि ये हमारे पास कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसे एक्सपेंस में शामिल नहीं करेंगे। एक्सपेंस में अगर यूजफुल लाइफ नहीं गिवन तो फिर आपको परसेंटेज में रेट गिवन होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है ये सेम रहेगी, ऊपर वाली कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू, इट वुड रिमेन द सेम। अब यूजफुल लाइफ नहीं गिवन होगी लेकिन परसेंटेज इन ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगी, तो आप फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्रिसिएशन रेट के साथ। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन रेट के साथ, तो आपके पास डेप्रिसिएशन निकल आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। आपके पास एसेट है, वो आपने परचेज किया है 1 जनवरी को 2017 को। वो एसेट आपने परचेज किया फॉर एग्जांपल $20,000 का, ठीक है। उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो फॉर एग्जांपल गिवन है 5 इयर्स, 5 साल, ठीक हो गया। उसके बाद आपको जो गिवन है रेजिडुअल वैल्यू, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि रेजिडुअल वैल्यू विल बी 0
5 साल के एंड पे वो कितने के 0 की सेल होगी, रेजिडुअल वैल्यू विल बी 0। ठीक है, आपको वो कहता है कि आप जब 1 जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2017 पे आए तो उसने कहा कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट depreciation expense for the year ended 31st December 2000 and 31st December 2017 को इसकी क्या वैल्यू होगी आपने वो कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, आपने ये जो कैलकुलेशन करनी है, जब आप कैलकुलेशन अब देखें, जब आपने इसकी सोल्यूशन निकालना, आपने 31 दिसंबर को आप क्या कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2017 को आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो यू विल डू द कैलकुलेशन सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, अब इसकी डेप्रिसिएशन आपने कैसे निकालनी है। जो डेप्रिसिएशन आपकी निकलेगी वो डेप्रिसिएशन निकल रही है आपकी यहाँ पर ना, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस निकालेंगे। फार्मूला कौन सा लगेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का, ये पहले वाला, बिकॉज यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज गिवन। ठीक है, तो अब यूजफुल लाइफ गिवन है तो कॉस्ट इज, व्हाट इज द फार्मूला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये ऊपर जो फार्मूला है ये वाला यूज करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 20,000, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट इज 0, यूजफुल लाइफ इज गिवन 5 years, उस पर आप डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन निकल आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा, वो कितना आ जाएगा, $4,000 पर एनम। पूरे साल आप कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, $4,000। ठीक हो गया, ये है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। दूसरा जो मेथड है, इसमें हम फॉर एग्जांपल एक और दूसरे में एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे यूजफुल लाइफ नहीं गिवन, ठीक है, तो फिर हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, अब यूजफुल लाइफ यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने 1 जनवरी 2017 को हमने एक एसेट लिया, हमने जो एसेट लिया उसकी जो कॉस्ट थी वो हमारे पास थी फॉर एग्जांपल 50,000 की डॉलर्स की। उसके बाद हमारे पास उसने कहा है कि आप ये जो एसेट है इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है रेजिडुअल वैल्यू फॉर एग्जांपल 5,000 की। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर ना थोड़ा सा इसका वन नोट का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप वेट करें 1 मिनट ना।
सॉरी स्टूडेंट्स फॉर इनकन्वीनियंस, वो यहाँ पर ना ये हैंग हो गया था थोड़ा सा, तो वो स्क्रीन वो इस वजह से लिखा नहीं जा रहा था। ओके, लुक एट द रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपके जो एसेट था उसकी रेजिडुअल वैल्यू थी 5000। ठीक है, 5000 रेजिडुअल वैल्यू है। वो रेजिडुअल वैल्यू हमने क्या कर दी, वो भी गिवन है फॉर एग्जांपल, और डेप्रिसिएशन रेट भी गिवन है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन रेट इज गिवन 10% पर एनम। पी ए मीन्स पर एनम, पूरे साल का आपने डेप्रिसिएशन पर एनम चार्ज करनी है। आपको कहा जाता है कि वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। आपने एसेट लिया, उसकी कॉस्ट भी गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है, और डेप्रिसिएशन रेट भी गिवन है। और मेथड हम फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। विच मेथड इज बीइंग फॉलोड? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है कि हमने इसके लिए कैसे इसको सॉल्व करना है। यूजफुल लाइफ तो गिवन नहीं है, जब यूजफुल लाइफ ना गिवन हो तो उसमें क्या करते हैं हम, डेप्रिसिएशन जब एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम जो फार्मूला लगाते हैं वो है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये ऊपर जो गिवन है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। cost is given here, in this case it is 50,000, and residual value is given, that is 5,000। तो आपके पास बाकी कितनी वैल्यू रहेगी जो इस पे डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है, डेप्रिशिएबल वैल्यू, वो 45,000। उस 45,000 का आप 10% पर एनम डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन पर एनम आएगी वो है 4500। ये आपके पास पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने डेप्रिसिएशन निकाली है, एक क्वेश्चन में, एक एग्जांपल में हमने अज्यूम किया कि यूजफुल लाइफ गिवन है, फिर कैसे कैलकुलेट करनी है। दूसरे में हमने अज्यूम किया कि यूजफुल लाइफ नहीं गिवन, फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उस सूरत में डेप्रिसिएशन रेट विल बी गिवन, उससे मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। ये सिंपल कैलकुलेशंस थी। अच्छा, अभी आपने जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सीखनी है, तो डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन सीखेंगे उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर आप एक स्केड्यूल बनाएंगे ताकि आप उसको इजीली लर्न कर सकें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन स्केड्यूल। ठीक है, वो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पर आपने वो कैसे बनाना है, डेप्रिसिएशन स्केड्यूल। ठीक है, अब देखें, जब डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाएंगे उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो पहला कॉलम आपका होगा वो होगा आपका ईयर का। ठीक है, आपने ईयर लिखना है सबसे पहले, ये पहला कॉलम होगा आपका। जो सेकंड कॉलम होगा वो आपके पास आएगा ओपनिंग वैल्यू का, आपके एसेट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है। ठीक है,
थर्ड जो कॉलम होगा वो आपके पास आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, कि आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया है। फोर्थ कॉलम विल बी ऑफ द क्लोजिंग वैल्यू, कि आपके एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग वैल्यू कितनी है एसेट की। ठीक है, साल के एंड पे एसेट की क्लोजिंग वैल्यू कितनी बच गई। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर एक कॉलम बनाना है दैट इज कॉल्ड टोटल डेप्रिसिएशन, कि आपकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, ये आप कॉलम बनाएंगे। अब ये जो कॉलम आपने बनाने हैं ना, इसमें आपके पास पहला कॉलम ईयर का है, सेकंड कॉलम विल बी ऑफ द ओपनिंग वैल्यू, थर्ड कॉलम विल बी ऑफ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, fourth column will be of the closing value and the fifth column will be of the total। ठीक हो गया, आपके टोटल का फोर्थ कॉलम है। अब यहाँ देखें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। अब एग्जांपल में देखें, हमारे पास एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमने 1 जनवरी 2015 को एक एसेट परचेज कर लिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को हमने मशीन परचेज की जिसकी कॉस्ट थी हमारे पास $40,000। ठीक है, उसके बाद इस एसेट की कोई रेजिडुअल वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल नहीं गिवन, वो ज़ीरो है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? ज़ीरो है। उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि आप डेप्रिसिएशन जो है वो आप करें, डेप्रिसिएशन रेट गिवन है 10% पर एनम। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो भी आपको गिवन है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, ये मेथड आप यूज कर रहे हैं। आपने ये ऊपर जो स्केजुअल है इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करनी है ऊपर वाले स्केजुअल में। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ऐसा करेंगे कि आपने डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है, डेप्रिसिएशन सॉरी एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। जब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, पहले आपका ईयर है 2015। 2015 को आप ईयर में लिखेंगे और 2015 में एट द स्टार्ट ऑफ 2015 आपके पास एसेट जो था 40,000 का, ये आप ओपनिंग वैल्यू में लिख देंगे। ठीक है, मोहम्मद सादित, आप क्वेश्चन राइट करेंगे तो मेरे पास क्वेश्चन आएगा। आपने हैंड रेज किया है, ठीक है, आप क्वेश्चन राइट करेंगे, वो क्वेश्चन फिर मेरे पास आएगा क्वेश्चन आंसर में। अच्छा, इसमें देखें, ये हमारे पास आ गया 40,000। जब हम डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास है कितना, 10% पर एनम। जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, आप यूजफुल लाइफ करेंगे इफ यूजफुल लाइफ इज गिवन। इफ यूजफुल लाइफ इज नॉट गिवन, इन दैट केस यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय डेप्रिसिएशन रेट। Cost of the asset is a given, that is the 40,000, and depreciation residual value is given 0, multiply by 10% per annum, this is the depreciation rate that is given। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 4,000 पर एनम। इसका मतलब ये है कि आपने हर साल जो आपने मशीन ली है उसकी 4,000 आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? 4,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर साल। एसेट की वैल्यू में से 4,000 माइनस करेंगे और वो 4,000 आप
एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। अब देखें ये जो 4000 की वैल्यू आई है ये आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कॉलम में लिख देंगे 4000। जो क्लोजिंग वैल्यू निकलेगी जो आपके पास ओपनिंग वैल्यू है माइनस उसमें से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करेंगे, देन यू विल बी एबल टू गेट द आंसर ऑफ द क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू कितने है 36,000। 40,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 36,000। ठीक है। अब अभी तक जो पहले साल के एंड 2015 एंड हो गया, 2015 के एंड तक सारी की सारी टोटल जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है वो सिर्फ 4,000 की हुई है। आप टोटल में 4,000 लिखेंगे। अब ये जो वैल्यू आपके पास ओपनिंग वैल्यू होती है, सॉरी क्लोजिंग वैल्यू एक साल की, ये अगले साल की ओपनिंग वैल्यू होती है। ओके, दैट वुड बी ट्रीटेड एज ओपनिंग वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 2016 नेक्स्ट ईयर है। 1 जनवरी 2016 को ये कितनी वैल्यू आ गई होगी एसेट की, वो आती है 36,000 जो हमारे पास यहाँ पर 2015 के क्लोजिंग में थी। ये जो डेट हमारे पास ओपनिंग वैल्यू की आएगी ये है 1 जनवरी हर साल। ठीक है। और जो क्लोजिंग है वो हमारे 31 दिसंबर है, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है कि आपने स्टार्ट एसेट परचेज किया 2015 को। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2015 को, एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2015 को। अब दूसरे साल हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में भी हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे वो कितनी होगी, ठीक है, वो देखते हैं हम। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है उसमें डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो अमाउंट सेम रहेगी। तो सेकेंड ईयर में भी हमारे पास डेप्रिसिएशन 4,000 होगी। तो हम 36,000 में से 4,000 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास एसेट बच गया एट द एंड ऑफ 2016 एट 31 दिसंबर 2016 32,000 का। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, पहले साल हमारे पास 4,000 की डेप्रिसिएशन हुई थी, इस साल भी 4,000 होगी, टोटल कितनी होगी 8,000। हम इसको 8,000 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम जो हमारे पास 2016 आ रहा है तो 2016 में हम क्या करते हैं, 2016 2016 में अगर हम जाते हैं तो 2016 में देखें कि सॉरी 17 में 2017 ये नेक्स्ट ईयर है। जो हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू थी एसेट की एट द एंड ऑफ 2016 31 दिसंबर को, वही नेक्स्ट डे को 1 जनवरी 2017 को एज एन ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट आ जाएगी 32,000। ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड में 4,000 ही होनी है, वो माइनस हो जाएगी, वो माइनस कर लेंगे। तो रिमेनिंग वैल्यू इसकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 28,000 नेट बुक वैल्यू, या आप उसे कहते हैं वैल्यू एट 31 दिसंबर 2017। अच्छा, टोटल कितनी है कि आपसे 2016 तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी हमारे पास 8,000 तक। इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो 4,000 है, ये भी ऐड हो जाएगी तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी कितनी 12,000। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल कि हमने डेप्रिसिएशन स्केड्यूल कैसे बनाना है। ठीक है। जो डेप्रिसिएशन स्केड्यूल हम बना रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें पहले डेप्रिसिएशन स्केड्यूल तक।
अच्छा, यहाँ तक अभी तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब है कि आप लोगों को फिलहाल समझ आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, क्वेश्चन आए जी। मदिया इरशाद, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल रिमेन द सेम एवरी ईयर। स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम रहेगा। जब मेथड चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। सैयद मोहम्मद हादी, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, अवैस खान, एग्जामिनेशन में आपको मेथड विल बी गिवन, ठीक है, वो क्लियरली मेंशन होगा कि आपने मेथड कौन सा यूज करना है, ठीक है। जुनैरा गफार, आपने 2019 तक बना लिया, ओके, वेरी गुड, कोई मसला नहीं, आपने बना लिया, अच्छी बात है, प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। वो मैंने आपको 2017 तक ही बनवाया है, इससे आगे मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ, चीज़ें और चीज़ें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। अब देखें, यहाँ तक ना जब हमने कैलकुलेशन कर ली है ना, तो हमारे पास ना जो वैल्यू आ रही है ना, क्लोजिंग वैल्यू या ओपनिंग वैल्यू, अब ये वैल्यू कैसे निकल रही है वो देखें। इस वैल्यू को हम नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं। नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। बुक वैल्यू जो होती है ना, उसका मतलब होता है कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस वैल्यू पे एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है ना, उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। तो नेट बुक वैल्यू का मतलब होता है कि आपके एसेट की जितनी कॉस्ट है उसमें से आपने सारी की सारी डेप्रिसिएशन उस डेट तक माइनस की हुई है, तो आपके पास वो नेट बुक वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अब देखें, जो नेट बुक वैल्यू होती है ना, जो टर्म होती है नेट बुक वैल्यू, इसका मतलब होता है आपकी जो कॉस्ट है माइनस इसमें से टोटल डेप्रिसिएशन, इसमें से आपने माइनस किए गए। टोटल डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, कि हमारे पास ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। जिस डेट तक आपने, जिस डेट को नेट बुक वैल्यू निकालनी है उस डेट तक आपने निकाल लेनी है कि कॉस्ट और उसमें से सारी डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, दैट इज नोन एज द नेट बुक वैल्यू, ठीक है। इसको हम आगे करेंगे, फर्दर इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक डेप्रिसिएशन स्केड्यूल तक जो मैंने करवाया है, यहाँ तक अगर आपको कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। हाँ जी, इफ्रा, आपका इफ्रा मलिक, आपका क्वेश्चन ये है कि हमने जो जर्नल एंट्री की है उसमें हम जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है उसको हम डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, क्योंकि वो तो हमारा एक्सपेंस होता है। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट क्यों करते हैं? देखें, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास हो रही होती है, जो हम मैंने ऊपर आपको जर्नल एंट्री बताई थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है कि ये आपका, आप डिडक्ट करेंगे, कहाँ से? डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। आपके जो नॉन नॉन करंट एसेट होगा ना, जो भी आपका, उसमें की वैल्यू में से आप ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होती है उसको माइनस कर लेते हैं। होता ये प्रोविजन किस लिए क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, उसकी रीजन ये होती है कि हम देखें, हमने एक एसेट लिया तो एसेट हम ले लेते हैं, उसकी लाइफ होती है 10 years। तो वो एसेट क्या कर रहे होते हैं हम, वैसे एक्चुअल तो ये होता है कि जब हम वो एसेट परचेज करते हैं तब हम उसकी कॉस्ट पे कर देते हैं, ठीक है। होना तो, अगर आम बंदा होगा तो वो तो यही करेगा ना कि उसको ना उसी साल एक्सपेंस में डाल दो। लेकिन जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो ये कहती हैं कि आपका एसेट तो है वो 10 साल के लिए,
तो आप पहले साल ही उसे एक्सपेंस में ना डालें, आप उसे क्या करें, थोड़ा थोड़ा उसमें से डिडक्ट करें और डिडक्ट करके आप उसको एन एक्सपेंस में चार्ज करें हर साल अकॉर्डिंग टू सम मेथड। तो जो हमारे पास कॉस्ट होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट की, उसमें से हम क्या करते हैं, हर साल जो प्रोविजन होते डेप्रिसिएशन होती है वो उसको माइनस करते रहते हैं, ठीक है। और हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, ठीक है, कि हम क्या करते हैं एसेट की वैल्यू हर साल जितनी हमारे पास डेप्रिशिएट होती है वो प्रोविजन के अकाउंट में ऐड कर देते हैं। जब हम आगे जाके इसको एट द एंड एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे बुक्स में से, तो ये भी साथ में खत्म कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली डिडक्ट हो रही होती है आपकी प्रोविजन वहां से, आपके जो नॉन करंट एसेट होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वहां से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कैसे कैलकुलेशंस करते हैं वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। सेकंड वन इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अभी खैर अभी चलें रिड्यूसिंग को रहने देते हैं, अभी मैं आपको ना फर्दर कुछ कैलकुलेशंस करवाता हूँ जो एमसीक्यूज में आपके काम आएंगी। ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो हमने डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाया ना, इसमें कुछ वैल्यूज हमने निकाली हुई है, एक ये पूरा स्केड्यूल बना के, ठीक है। अब ये वैल्यूज इनमें से ना बहुत सारी वैल्यूज हम एमसीक्यूज में डायरेक्ट निकालनी पड़ती हैं, उसके लिए हमें पूरा स्केड्यूल बनाने की जरूरत ना पड़े। तो वो कैसे निकालनी है, पहली चीज तो आपने ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाली ये तो आपने सीख ली है कि आपने इंडिविजुअली कैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपकी टोटल डेप्रिसिएशन है। ये जो टोटल डेप्रिसिएशन होती है इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड भी इसके लिए यूज होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आपकी टोटल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है टोटल करना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है। तो मैंने पहले सिंपल वर्ड यूज किया था टोटल डेप्रिसिएशन, जो अकाउंट्स में इसके लिए यूज होता है, टर्म यूज होती है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज होती है कि टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई एसेट की, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करना है आपने, इसकी मैं कैलकुलेशन जरा आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर ही हम यहाँ पर जाएं इसी की, तो अगर मैं कहता हूँ आपको कि आपने कैसे कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट accumulated depreciation by using formula। आपने फॉर्मूला यूज करके इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है टोटल, ठीक है। ये आपने समझ लेना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपका पेपर में भी आ जाता है। जैसे कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर वो कहता है कि आप यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट 31st December 2016, 31st December 2016 तक आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है वो निकालें। हमारे पास 2015 का डाटा है,
ठीक है, हमारे पास डाटा कितने का, 2015 का डाटा है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आपने जो फॉर्मूला लगाया है ना स्ट्रेट लाइन का, उसी को आपने यूज करना है। आपकी जो डेप्रिसिएशन निकलेगी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू, वो आपने कैसे निकालनी है, आपके डेप्रिसिएशन पर एनम कितनी है, वो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय इससे नंबर ऑफ years नॉन करंट एसेट यूज्ड, कितने साल नॉन करंट एसेट आपने यूज किया है। जो डेट गिवन है ना वो इम्पोर्टेंट होती है, किस डेट को पूछ रहा है, 31 दिसंबर को पूछ रहा है, आपने एसेट परचेज किया था 1 जनवरी को। जो पहली डेप्रिसिएशन हुई है वो हुई है आपकी 31 दिसंबर 2015 को। दूसरी डेप्रिसिएशन आपकी होती है 31 दिसंबर 2016 को। तो नंबर ऑफ इयर्स इस केस में जो यूज्ड हैं वो हैं 2 years, 31 दिसंबर 2015 एंड 31 दिसंबर 2016, 2 साल बनते हैं यहाँ से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने निकाला वो कितना है, 4000 पर एनम। तो टोटल आपकी डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2016 8000 है। ये हमने निकाली है फॉर्मूला लगा के, और यही वाली हमारे पास डेप्रिसिएशन यहाँ ऊपर भी निकली हुई है, ये जो हमने स्केड्यूल बनाया उसमें 31 दिसंबर 2016 को टोटल डेप्रिसिएशन 8000 की थी। तो ये सिमिलर कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आपको ये कहा जाता है कि आप कैलकुलेट करें फाइंड accumulated depreciation at 31 December 2017, तो आपने देखना है कि आपने एसेट कब से परचेज किया और कहां तक आपने यूज किया उसे। आपने एसेट जो है वो परचेज किया था 1 जनवरी 2015, और आपको वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन आपकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आ रही है 31 दिसंबर 2017। तो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड कितने साल का बनता है, कितना पीरियड बनता है, 2015 कंप्लीट है, ठीक है। 2015 31 दिसंबर को फर्स्ट साल डेप्रिसिएशन हुई, 31 दिसंबर 2016 को सेकेंड टाइम, और 31 दिसंबर 2017 को थर्ड ईयर। 3 साल आपके बनते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपके 3 years बनते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे, आपका वही ऊपर वाला फार्मूला है जो हम ये ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला लिख के आए, यही फार्मूला आपने यूज करना है कि आपकी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो पर एनम है वो 4000 का, मल्टीप्लाई बाय कितने साल आपने यूज किया, 3 years, तो 3 साल का आपकी टोटल डेप्रिसिएशन बन जाएगी 12000। अगर हम स्केड्यूल में ऊपर जाके देखें तो स्केड्यूल में भी 31 दिसंबर 2017 को हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो 12000 ही आ रही है, ये सिमिलर है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि आपने टोटल या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप पर एनम अलहदा ना निकालें तो आपका जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है उसको भी आप यूज कर सकते हैं स्ट्रेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, आप यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट 31 दिसंबर 2017। जो डेप्रिसिएशन वाला फार्मूला है वही यूज कर लें। डेप्रिसिएशन का जो ऊपर फार्मूला वो क्या आता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट
आपका डेप्रिसिएशन रेट कितना, उससे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई बाय ईयर्स यूज्ड, आपने कितने साल एसेट यूज किया है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 31 दिसंबर 2017 तक कितने साल बनते हैं? 1 जनवरी 2015 से 3 साल। तो आप कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि आपके पास जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है आपके पास एसेट की 40,000 की, ठीक है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 क्वेश्चन में गिवन, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट 10% पर एनम, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स, आप 3 साल से उसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 12,000 का। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो फार्मूला है उसको मल्टीप्लाई कर दें बाय नंबर ऑफ पीरियड एसेट यूज्ड, ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट निकल सकता है। अच्छा, यहाँ तक इसकी कैलकुलेशन में कोई मसला हो वो बता दें। जन्नत सलीम, जो प्रोविजन होगी ना हमारे पास यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन का फार्मूला निकाल लेंगे तो हमारा एक्सपेंस निकल आएगा। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थे उसमें हम डिफरेंस लेके करते हैं, ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन का। यहाँ पर आपने ओल्ड और न्यू प्रोविजन का कोई डिफरेंस नहीं लेना, आपने स्ट्रेट फार्मूला लगाना है और डेप्रिसिएशन आपकी निकल आएगी, ठीक है, एक्सपेंस निकल आएगा। जी, और कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका पूछ लें, ठीक है। चलें फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट देखें हमारे पास ना, डेप्रिसिएशन हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो गई, तो आपने ना नेट बुक वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है ना, क्लोजिंग वैल्यू, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट बुक वैल्यू, ये हमने सीखा ऊपर टेबल से निकालने के लिए कि हमने कैसे क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है, कि जो हमारे पास ओपनिंग वैल्यू होगी उसमें से हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, आपको एमसीक्यूज गिवन होते हैं उसमें वो कहता है यदि आप नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, आपको वो कहता है कि आपके पास में क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, आपको कहता है कि आपने ऑन 1 जनवरी 2014 को आपने एक एसेट परचेज किया था। अब वो जो एसेट था वो आपका, फॉर एग्जांपल आपने मोटर वैन परचेज की थी, मोटर वैन आपने पेज परचेज की थी, फॉर एग्जांपल आपकी थी वो $10,000 की, ठीक है। अब ये हुआ है कि आपके पास ना उसने कहा है कि आपके पास ना यूजफुल लाइफ जो एसेट की है ना वो 10 इयर्स है, वो उसने दे दी है, फॉर एग्जांपल लाइफ उसने दे दी एसेट की, ठीक है। अब जो मोटर व्हीकल ली थी उसकी वैल्यू थी कितने की? 10,000 की, ठीक है। यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स की।
अब आपको ये कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि आप ऐसा करें, आप ना नेट बुक वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, मेथड जो है वो है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और आपको कहा जाता है कि आप फाइंड आउट करें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइंड depreciation expense at 31st December 2014। ये कितना है? दूसरे नंबर पर वो आपको कहता है सेकेंड वन, फाइंड accumulated depreciation at 31st December 2016, and third one, find net book value at 31st December 2016। ठीक है, आपने 31 दिसंबर 2016 को फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू कितनी है, नेट बुक वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, एट 31 दिसंबर 2014। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। गिवन है तो यूजफुल लाइफ से आप उसे डिवाइड कर देंगे। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये आपने जब भी करना है उसके फॉर्मूला लाजमी लिख लेना है। उसकी वजह यह है कि ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, पेपर में सोचना ना पड़े कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। 10,000 इज द कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट गिवन, इट मींस दैट वुड बी जीरो। ठीक है, और यूजफुल लाइफ क्या है? 10 इयर्स। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा $1,000 पर एनम। दिस इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, एट 31 दिसंबर 2014। सेकंड जो उसने रिक्वायरमेंट की है, उसने कहा है कि आप फाइंड आउट करें, फाइंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट 31 दिसंबर 2016। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आपने जब कैलकुलेट करनी है एट 31 दिसंबर 2016, वो कितनी होगी? ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपने परचेज डेट क्या है एसेट की, और आपसे उसने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस डेट की मांगी है। जो आपके पास तो ओपनिंग जो है ना परचेज डेट, वो है आपके पास यहाँ पर ना 1 जनवरी 2014 की। तो वो आप यहाँ पर लिख लें 1 जनवरी 2014। यहाँ से लेकर आपकी जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली डेट है वो है 31 दिसंबर 2016। कितने साल बनते हैं? एक तो 2014 एंड हुआ 31 दिसंबर को, एक वो हो गया, फिर 31 दिसंबर आपका एंड हुआ, 31 दिसंबर 2015 एंड हो गया, फिर 31 दिसंबर 2016 एंड हो गया। इसका मतलब है आपके कितने साल लगे? 3 इयर्स आपको लगे यहाँ पर।
आपने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकालनी है तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर एनम है 1000 का, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने, ये 1000 हमने ये ऊपर निकाला है पार्ट ए में, ठीक है, वी हैव कैलकुलेटेड दिस वन इन पार्ट ए। इसको मल्टीप्लाई हमने किससे किया, मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 ईयर्स से। तो हमारे पास जो कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 ईयर्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी हमारे पास, $3000 की, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये दो वैल्यूज आ गई। देन थर्ड वन उसने क्या कहा है, थर्ड वन वो कहता है कि आप डेप्रिसिएशन को करें कि आप नेट बुक वैल्यू निकालें, ठीक है। तो नेट बुक वैल्यू की हम ऊपर लिख के आए थे कि नेट बुक वैल्यू जो होती है ना वो आप कैसे करते हैं कि आपके पास जो एसेट की कॉस्ट है वो कितनी है माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखें जो कॉस्ट है एसेट की, वो हमारे पास जो कॉस्ट है वो एसेट की हमने ऊपर एज्यूम की हुई है, वो एज्यूम की थी हमने 10,000, ठीक है। और उसमें से 3 साल की जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये हमने ऊपर निकाली है वो कितने की है, 3000 की। रिमेनिंग आपके पास कितने का एसेट बच गया है, 7000 का, ठीक है। ये आपके पास क्या है, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट 31 दिसंबर 2016, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रोविजन का, इसका डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकालना है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है और नेट बुक वैल्यू कैसे निकालनी है। यस यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। ओके देयर इज नो क्वेश्चन। अच्छा, ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि हमारे पास जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगी, सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है और आपने नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ये आपने हमने कैलकुलेशंस करनी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसके अलावा ना आपको ये एग्जामिनर कह देता है कि आप कैलकुलेशन करें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और जो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उनके अकाउंट मंगवा सकता है, बनवा सकता है, एग्जामिनर बनवाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है अभी, अभी हम करते हैं इसके आगे कैलकुलेशंस इसकी फर्दर। अच्छा, दूसरा मेथड हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब है कि आपको ये समझ आ गया। दूसरा मेथड है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमारे पास मेथड, इसका मतलब ये होता है, ये मेथड हर साल इसकी डेप्रिसिएशन जो होगी वो कम हो जाएगी, डेप्रिसिएशन क्या होगी हर साल कम हो जाएगी, क्योंकि हर साल जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो साल के जो
ओपनिंग वैल्यू होगी उसकी बेस पे कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेट लाइन में तो एक दफ़ा कैलकुलेशन होती है, वही चलती रहती है, उसको बार बार कैलकुलेशन नहीं होती। लेकिन जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है इसमें डेप्रिसिएशन चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ना 1 जनवरी 2013 है, ठीक है। 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 को आपने क्या करना है, आप फॉर एग्जांपल एक एसेट परचेज कर रहे हैं, वो एसेट है आपके, वैन आपने परचेज की है, वैन आपने परचेज की है, ये इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट है फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ना 100,000 की, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसमें क्या है कि आपके पास ना जो रेजिडुअल वैल्यू है ये भी गिवन है। फॉर एग्जांपल ये आपका एसेट जो है ना वो 10,000 का सेल हो जाएगा, रेजिडुअल वैल्यू है। डेप्रिसिएशन जो रेट है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 10% पर एनम ये गिवन है, ठीक है। और आपको कहा जाता है कि आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है और आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अब डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन हम इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन एट 31 दिसंबर 2013, depreciation expense you are required to calculate। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका जो फॉर्मूला है वो देखें, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसमें हमारे पास जितनी जो डेप्रिसिएशन वगैरह हुई होती है ना वो हम उसमें से माइनस कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है एसेट की वो माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 31 दिसंबर को थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2013 को ही हम चार्ज करते हैं इसकी डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी है, एसेट की कॉस्ट हमारे पास गिवन है वो है 100,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि साल पहला साल है इसलिए पुरानी डेप्रिसिएशन एक को नहीं है, वो जीरो हो जानी है, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट है 10%, तो इसका मतलब है आपके पास जो डेप्रिसिएशन है इस साल की आई है वो $10,000 आई है। अब ये फिक्स नहीं है कि एक दफा निकाल लिया 10,000 तो इतनी ही रहेगी हर दफा, ये चेंज होती रहेगी, ठीक है, ये वेरी होती है। अब इसमें जब वेरी होती है तो हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बना के उसमें इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड आपको हुआ है। depreciation schedule, when we will prepare depreciation schedule, first column will be of year, second column will be of opening value, third column will be of depreciation expense, and fourth column will be of closing value, and the fifth column will be of accumulated depreciation।
ठीक है, ये 5 कॉलम है, फर्स्ट ईयर का है, फिर ओपनिंग वैल्यू है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, क्लोजिंग वैल्यू और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखें जो हमें डाटा गिवन है ना, उसमें हम अगर देखें तो हमारे पास ये ईयर 2013 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2013 2013 से स्टार्ट हुआ है, तो 2013 में जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे साल के स्टार्ट में हमारे एसेट जो थे वो 1 लाख के हैं। कितने एसेट्स हैं? 100,000। ये वैल्यू ओपनिंग वैल्यू है। ओपनिंग वैल्यू के बाद हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन पहले साल की, जब भी आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है यहाँ पर, तो दैट वुड बी द परसेंटेज ऑफ द ओपनिंग नेट बुक वैल्यू। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, 10%। किसका 10% होगा? ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू हमारे पास देखें वो है 100,000। इसका 10% जब हम कंसीडर करते हैं तो वो कितना होता है? वो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। अब ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू 90,000। ये 90,000 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस एसेट से रिलेटेड पहले डेप्रिसिएशन हुई नहीं है, जो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाला है वैल्यू, वही हम आगे टोटल में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरे साल 2014 में ये हुआ कि आपके पास जो एसेट की वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ 2013 विल बी द ओपनिंग वैल्यू ऑफ 2014। ठीक है, 90,000। अब क्या करेंगे, सेकेंड ईयर की जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन 90,000 का हम निकालेंगे, 90,000 का 10%। ठीक है, तो वो आएगा 9,000। ठीक है, 9,000 माइनस हम क्या करेंगे, 9,000 90,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास एसेट की जो क्लोजिंग वैल्यू 81,000 आएगी। अब यही 81,000 जो है हम अगले साल एज एन ओपनिंग बैलेंस ले आएंगे 2015 में। ठीक है, ये कितना? 81,000 2015 में। ठीक है, अब ये जो 81,000 हमारे पास आया है, इस पे हम क्या करेंगे, फिर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अगले साल। 81,000 का 10%। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 8100। ठीक हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू होगी, हम क्या करेंगे, नेट बुक वैल्यू निकालेंगे तो 80,000 माइनस 8100 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बच जाएगी? कैलकुलेट करें जरा, कितनी वैल्यू बनती है? 81,000 और 81,000 माइनस 8100। ठीक है, तो ये आपके पास बच जाएगी 72,900। 81,000 माइनस 8100, 72,900। ठीक है, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पहले साल डेप्रिसिएशन आपकी 10,000 आई, आपने ट्रांसफर कर दी। दूसरे साल अब ये जो पुराना 10,000 है उसमें इस साल की डेप्रिसिएशन ऐड कर दें 9,000, तो टोटल होगी 19,000 की। अब तीसरे साल जब हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे तो 19,000 प्लस आपकी डेप्रिसिएशन जो इस साल हुई 8100, तो वो कितना हो जाएगा? 19 प्लस 8, 27,100। ये आपके पास आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कोई मसला हो तो पूछ लें इन दोनों मेथड्स में से।
हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, if you have any problem related to this topic up till now, you can ask the question. ठीक है। क्योंकि कल जो टॉपिक हमने कल यही टॉपिक लेके आगे प्रोसीड करना है और हम इसी से आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक जो चीज़ें क्लियर करनी है आप यहाँ पर कर लें। ठीक है, क्योंकि आगे फिर चल के फिर आपको वो थोड़ा मुश्किल लगना शुरू हो जाना कि ये मुश्किल चीज़ें हो रही हैं। सैयद मोहम्मद आदि, ओके क्लियर है, वेरी गुड। ओके, एनी अदर person who wants to ask something? ओके जन्नत, मैं कल के जो एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स जो हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। वहाँ गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। कुरातुल एंड क्लियर है, ओके गुड। आज का अभी तक हमने ना जो टॉपिक्स क्लियर किए हैं ना, वो उनके सब के नोट्स जो हैं वो गूगल क्लासरूम में मैंने ऐड किए हुए हैं। सारे टॉपिक्स हो गए। एक हमने किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, एक हमने चैप्टर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह का, फिर हमने जर्नल एंट्रीज के टॉपिक्स किए थे, फिर लेजर के टॉपिक किए, फिर ट्रायल बैलेंस भी कर लिया। ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कर लिया है। बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी कर लिया है। हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी कर लिया है। ठीक है, और आज हमने ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन वाला। मोहम्मद सादित हुसैन, ओके क्लियर है, वेरी गुड। इफ्रा, आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हैं? सर आपने क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जीरो लिखी है क्योंकि फर्स्ट ईयर, लेकिन 1 ईयर में स्केड्यूल में तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन तब भी कोई वैल्यू आती है, तो जीरो कैसे हुई? इफ्रा, हमने जो डेप्रिसिएशन है ना वो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं पर मेरे ख्याल में जीरो नहीं लिखी। हाँ, ये जो हमने कैलकुलेशन की हुई है ना फार्मूला में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो निकाला हुआ है पहला, क्योंकि अब हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं 31 दिसंबर 2013 को, ये वाले इस डेट को। तो इस डेट को इससे पहले तो डेप्रिसिएशन हमारे पास थी नहीं ना, वो जीरो इसलिए लिखी है। लेकिन दूसरे साल जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम करेंगे 1000 माइनस, हम उसमें से 10,000 माइनस कर लेंगे। दूसरे साल तो हम डेप्रिसिएशन जो है ना वो 90,000 पे निकालेंगे, 900 जो बनेगी। ठीक है, वो इस तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। वो सिर्फ पहले साल के लिए जीरो होता है, बाद में तो डेप्रिसिएशन होती है ना। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? वेलकम। ओके, यहाँ तक अगर आपको आज क्लियर है तो हम कल इसी से आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ वहाँ गूगल क्लासरूम में, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया है लेक्चर। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।